बरसता हुआ आग का गोला, सड़कों पर चल रहे गनमैन्स और गलियों में फैला मौत जैसा सन्नाटा। ये तस्वीरें एक भयानक सपने की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है। सूडान में हालात अभी कुछ इस तरह के ही है, जहां दो आर्मी जनरल्स एसएएफ लीडर अल बुरहान और आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान दगलो, जिसे लोग हेमेटी कहते हैं, आपसी लड़ाई में उलझकर पूरे सूडान को जलाने पर उतारू हो गए हैं। सड़कों पर भागते लोग, चारों तरफ फैली चीख पुकार, कैंप्स में रह रहे लोग और औरतों पर सेक्सुअल असॉल्ट, यही है आज सूडान के हालात। लंबे समय तक बशीर के डिक्टेटरशिप में फंसे सूडान को जब एसएएफ और आरएसएफ के लीडर्स ने मिलकर कूप करके फ्रीडम दिलाई, तो सूडान की जनता के बीच खुशियों की लहर दौड़ गई। इन दोनों ही मिलिट्री लीडर्स ने सूडानी जनता को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने का वादा किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज सूडान की जनता खुशियां मनाने के बदले खून के आंसू रो रही है? दोस्त बन सूडान से डिक्टेटरशिप हटाने वाले एसएएफ लीडर और आरएसएफ लीडर आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? इस युद्ध से पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है, क्योंकि सूडान इंटरनेशनल बिजनेस और क्रूड ऑयल सप्लाईज में काफी महत्व रखता है। क्या है सूडान की असली कहानी और क्यों आज सूडान एक बार फिर से सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है? सूडान अफ्रीका के कुछ एक ऐसे देशों में से आता है जिसके पास भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका फायदा सूडान कभी भी नहीं उठा पाया। यहाँ लगातार होने वाले सिविल वॉर्स ने सूडान को हमेशा से ही बदहाल रखा है। 1955 में शुरू हुआ द फर्स्ट सूडानीज सिविल वॉर, जिसे अनयानिया रिबेलियन भी कहा जाता है, 17 सालों तक चला। ये सिविल वॉर सूडान के इंडिपेंडेंस गेन करने के एक साल पहले ही शुरू हो गया था, जिसमें नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के लोग आपस में अपने ऑटोनॉमी और पावर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हो गए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1955 तक ब्रिटिश और इजिप्शियन गवर्नमेंट ने एक साथ सूडान को अपनी कॉलोनी बना रखा था। दो गवर्नमेंट के अंदर रहने की वजह से सूडान के दोनों ही रीजन्स आपस में कभी मिलजुल नहीं पाए, और ऐसे में जब ब्रिटिश इजिप्शियन के डुअल गवर्नमेंट ने सूडान को फ्री करने की बात कही, तो वैसे ही अपने अपने डोमिनेंस के लिए इस देश में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस सिविल वॉर के दौरान ही सूडान को इंडिपेंडेंस मिली, जिससे कि सूडान में सिविल वॉर ने और तेज लहर पकड़ ली। दोनों ही रीजन्स के फाइटर्स सूडान में अपने वर्चस्व और रिप्रेजेंटेशन को डोमिनेट करना चाहते थे, जिससे माहौल और खराब होता चला गया और ये सिविल वॉर 17 सालों तक चलता रहा, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1972 में जब नदर्न सूडान और साउथ सूडान में युद्ध समाप्ति हुई, तब तक लाखों लोग अपने प्राण गंवा चुके थे। विधवा महिलाएं और बिन बाप के बच्चों से सूडान की सड़कें भरी हुई थी। ऐसे में न तो सिर्फ सूडान में माहौल खराब था, बल्कि इनकी उन्नति के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। लेकिन अभी देश में हालात सुधरते, तभी ठीक 10 सालों बाद सूडान फिर से गृह युद्ध के चपेट में आ गया। भले ही एक शांति समझौते के तहत पहला सिविल वॉर खत्म हो गया था, लेकिन सही मायनों में शांति कभी सूडान में नहीं आई। मिलिट्री चीफ जाफर नेमेरी कूप करके सूडान का प्रेसिडेंट बन गया और उसने सदर्न सूडान, जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला रीजन था, वहां शरिया लॉ स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगा, जिससे कि द सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि 1983 में ही सदर्न सूडान में स्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इसके अलावा सदर्न लोगों ने अपने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर गोल्ड, सिल्वर और ऑयल रिजर्वॉयर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन बैलेंस अप्रोच को लेकर बोलना शुरू कर दिया। सदर्न सूडान हमेशा से अपने रिसोर्सेज, कल्चर और रिलीजन को लेकर रिजर्व रहा था, लेकिन सेंट्रल सूडान गवर्नमेंट के दौरान उन्हें हर तरह का एक्सटॉर्शन झेलना पड़ा, जिससे दुखी होकर सदर्न सूडानी जनता ने एक बार फिर से अपने इंडिपेंडेंस के लिए सेंट्रल सूडान गवर्नमेंट से युद्ध की घोषणा कर दी। 1983 में शुरू हुए दूसरे सिविल वॉर में सूडान की सरकार और सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगभग 20 सालों तक लड़ते रहे। फाइनली 2005 में युद्ध सूडान को 2 भागों में बांटकर खत्म हुआ। दरअसल साउथ सूडान एरिया में ईसाई कम्युनिटी की बहुलता थी और नॉर्थ सूडान में मुस्लिम कम्युनिटी की धाक बनी रही, जिसकी वजह से सूडान में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहा। दोनों ही कम्युनिटीज अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ती रही
और 20 सालों की लंबी लड़ाई के बाद साउथ सुडान ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां देश बना। लेकिन सुडान को खुशियों की सौगात फिर भी नहीं मिली। दोनों देशों के बीच अब तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि साउथ सुडान में तेल के भंडार थे, जिसके छिन जाने से उत्तरी सुडान में काफी डिससैटिस्फैक्शन फैल गया था। दोनों देशों के बीच अबेई पड़ता है, जहां तेल का अकूत भंडार है। इसे लेकर ही साउथ और नॉर्थ सुडान लड़ते रहे। 2012 में फिर समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे को डीमिलिटराइज किया जाएगा और साउथ सुडान तेल का निर्यात जारी रखेगा। लेकिन सुडान की लगभग 75% से ज्यादा ऑयल रिजर्व जब साउथ सुडान में चला गया, तो फिर उत्तरी सुडान में महंगाई काफी बढ़ गई। लोगों के बीच गरीबी, भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। ऐसे में सुडान के डिक्टेटर उमर अल बशीर, जो कि 90s से ही सुडान को कंट्रोल कर रहा था, वो अब सुडान की हालत सुधारने में नाकामयाब हो रहा था। चूंकि 1956 से ही सुडान की राजनीति में मिलिट्री कूप होती रही और प्रेसिडेंट्स को हमेशा ही मिलिट्री कूप करके हटाया जाता रहा है, इसलिए बशीर ने इस बार अपनी सुरक्षा के खातिर एक बड़ा इंतजाम किया। सबसे पहले उसने सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अपना दबदबा कायम किया और दूसरा उसने खुद की एक आर्मी तैयार की, जिसका नाम RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स दिया गया। इस आर्मी का काम बशीर के पर्सनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना था। बशीर को यह पता था कि सुडान में कभी भी मिलिट्री जनरल कूप करके उसे हटा सकते हैं, इसीलिए उसने RSF के नाम से एक पैरा मिलिट्री स्टैब्लिश कर दी थी, जिससे कि बशीर के पास अपनी लॉयलिस्ट आर्मी रहे, जो उसे नेशनल आर्मी से होने वाले खतरों से बचाए। इस आर्म्ड फोर्सेस के कई काम थे, जैसे कि बशीर के पर्सनल और पॉलिटिकल राइवलरीज को खत्म करना, सुडान में जहां भी आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत हो वहां आर्मी टेरर को कायम करना, सुडान से गोल्ड की स्मगलिंग करना और जहां जरूरत हो वहां ट्रेन्ड फाइटर को रेंट पर प्रोवाइड करना। इस आर्म्ड फोर्सेस को बशीर ने रैपिड सपोर्ट फोर्स का नाम दिया था। ये पैरा मिलिट्री फोर्स बशीर की लॉयलिस्ट थी। इस आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को हेमेटी हेड कर रहा था। एक ही देश में 2 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बन जाने के कारण शुरू से ही सुडानी आर्मी और RSF के बीच मनमुटाव रहा, लेकिन बशीर के पैसों और काले धंधों के दम पर RSF अपने मोटिव्स पर काम करता रहा और किसी तरह से दोनों आर्मीज आपस में टकराने से बचती रही। लेकिन जब देश का मालिक ही काले धंधों में लग जाए तो देश की इकोनॉमी को कब तक बचाया जा सकता था। धीरे धीरे RSF का हेड हेमेटी अब अरबों का मालिक बन बैठा था और उनका एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह से सुडान पर अपना कब्जा जमाया जा सके। RSF के पावर राइज से सुडानी आर्मी की बौहें भी तन गई थी और अब बशीर के हाथों से सुडान की जनता और सुडान की मिलिट्री दोनों ही खिसकते जा रहे थे। इन हालातों में 2012 से 2019 तक सुडानी जनता ने किसी तरह से बशीर गवर्नमेंट को झेला, लेकिन 2019 आते आते लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। जगह जगह आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। लोगों ने अब उमर अल बशीर से डेमोक्रेसी की मांगे तेज कर दी। बशीर के खिलाफ जैसे ही जनता उठ खड़ी हुई, वैसे ही RSF और सुडानी आर्मी के साथ मिलकर बशीर को गद्दी से उखाड़ फेंका और जेल में डाल दिया। अब सुडान की जनता ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बशीर का गद्दी से हटाया जाना उससे भी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था। अब बशीर भले ही अपने 30 सालों के डिक्टेटरशिप को खत्म करके जेल में जा बैठा, लेकिन देश की कमान अब RSF और सुडान आर्म्ड फोर्सेस की अलायंस में जा पहुंचा। फिर SAF लीडर अब्देल फतह अल बुरहान ने RSF लीडर की मदद के जरिए खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और हेमेटी खुद वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सुडान को सीधे कंट्रोल करने लगा। अब बुरहान ने USA और इजराइल और अरबिक कंट्रीज के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे कि सुडान में एड्स, मिलिट्री सपोर्ट और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बाहरी देशों से आ सके। अरबिक कंट्रीज के साथ तो ठीक था, लेकिन इजराइल और USA जैसे देशों से संबंध बनाने के लिए सुडानीज गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाना पड़ता, जिसके लिए उन्होंने 2019 में ही TSC यानी कि ट्रांजिशनल सोवर्निटी काउंसिल स्टैब्लिश की, जिसे एक
फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इस गवर्नेंस में ये दिखाया गया कि सूडान की गवर्नमेंट सिविल पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स के कोएलिशन से चल रही है और बुरहान ने खुद को इस पार्टी का चेयरमैन बताया और हेमेटी को वाइस चेयरमैन, ताकि इन दोनों को खुद को सूडान का लीडर बताते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी बीच बुरहान ने यूएसए, इजराइल और गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए, लेकिन तब उन्हें ये लगने लगा कि उनका एक्सेप्टेंस अब बाहरी लीडर्स कर चुके हैं, तो टीएससी में सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी की अब कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए टीएससी के मिलिट्री लीडर्स ने सिविलियन लीडर्स को खत्म करना शुरू कर दिया और फाइनली 2021 के अक्टूबर में टीएससी ने सिविलियन पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टीएससी जब फॉर्म हुई थी तभी ये शर्त रखी गई थी कि ये फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम सिर्फ 3 साल और 3 महीनों के लिए रहेगी, जिसमें 21 महीने तक मिलिट्री लीडर्स देश को लीड करेंगे। उसके बाद 18 महीने सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी के नेता टीएससी को हेड करेंगे, जिसके बाद देश में इलेक्शन के जरिए लीडर्स चुने जाएंगे और डेमोक्रेसी बहाल की जाएगी। लेकिन मिलिट्री लीडर्स को सूडान की गद्दी छोड़ना मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मिलिट्री लीडर्स के मिलिट्री टीएससी टर्म पूरा होने के 1 महीना पहले ही कूप करके सिविलियन लीडर्स को डिपोज कर दिया। इस दौरान बहुत सारे लीडर्स, लॉयर्स, एक्टिविस्ट और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने भी फिगर्स थे उन्हें कैद कर लिया गया और अब बुरहान और हेमेटी मिलकर सरकार चलाने लगे। इसके बाद बुरहान ने अल बशीर के ही ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल मेंबर्स को हायर करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों में ही पावर टसल शुरू हो गया और इनके बीच टेंशन बढ़ने लगी। इसी बीच अब हेमेटी और बुरहान दोनों ही थोड़े थोड़े पब्लिक और पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बुरहान ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो सिविलियन लीडर्स को सूडान की गवर्नेंस सौंप देगा, बशर्ते आरएसएफ को इलीगल कर दिया जाए और आरएसएफ लीडर्स को एसएएफ में मर्ज कर दिया जाए। साथ ही सूडान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर को एसएएफ के साथ शेयर करे, जिसे बुरहान खुद लीड करेंगे। इस पूरे प्रपोजल में बुरहान ने हेमेटी को साइडलाइन कर दिया। बस फिर क्या था, वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले हेमेटी को ये बात मंजूर नहीं हुई, जिससे कि आरएसएफ और एसएएफ में कई खूनी झड़प शुरू हो गई और आज सूडान इन दोनों मिलिट्री के आतंक तले जल रहा है। इन दोनों जनरल्स ने लोगों को लुभावने सपने तो दिखाए, लेकिन सूडान में कभी भी डेमोक्रेसी बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा इन दोनों जनरल्स ने मिलकर देश का शोषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जनता ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और तब सूडान में शुरू हुआ मौत का खौफनाक मंजर। जहां देखो वहां प्रोटेस्टर्स के साथ मारपीट शुरू हो गई। सूडान में मैसेकेयर होने लगे और लोगों को खौफ के तले जीने पर मजबूर किया जाने लगा। वाहिदा फी اليوم الواحد أي الفطور فقط ولم تعد هناك أي وجبة غذائية تقدم لهؤلاء الناس، وجبة واحدة في اليوم. لذلك نرى الهزال على أجساد الأطفال والنساء بسبب الجوع في مدينة الفاجر، بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الدعم السريع. مشاهد قاسية هي لهؤلاء الناس.